क्या दुख है समुद्र को बता भी नहीं सकता, क्या दुख है समुद्र को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आँख तक आ भी नहीं सकता। क्या दुख है समुद्र को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आँख तक आ भी नहीं सकता। तू साथ मेरा छोड़ रहा है तो इसमें खता तेरी क्या, तू साथ मेरा छोड़ रहा है तो इसमें खता तेरी क्या। हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। वैसे तो एक आंसू ही मुझे बहाकर ले जाए, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, पर ऐसे ही कोई तूफ़ान मुझे हिला नहीं सकता, पर ऐसे ही कोई तूफ़ान मुझे हिला नहीं सकता। और घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, मैं हूँ कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता, मैं हूँ कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता। तो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। जैसे कि स्टूडेंट, आपका प्रैक्टिकल का समय चल रहा है और कॉलेजों में दिन ब दिन प्रैक्टिकल हो रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिकलों की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है स्टूडेंट कि अधिकांश बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि जब वो प्रैक्टिकल का वाइवा देने के लिए जाते हैं स्टूडेंट, यानी जब मौखिक प्रश्न जब एग्जामिनर पूछते हैं स्टूडेंट, तो वो थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि वहाँ पे पता नहीं कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपने जो भी टॉपिक तैयार किया स्टूडेंट, पता नहीं क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपका आंसर आप कैसे दे पाएंगे या नहीं भी दे पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी प्रकार के चलते मैं आज एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है व्हीट स्टोन सेतु। तो मैं जिन स्टूडेंट ने अपने चार्ट पेपर पर व्हीट स्टोन सेतु का डायग्राम ड्रॉ किया अर्थात चार्ट पेपर पर बनाया है स्टूडेंट, ठीक है, तो उसका वाइवा किस प्रकार आप देंगे उन क्वेश्चनों को आज मैं बताऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। और ये मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि अगर आप मेरे बताए गए इन प्रश्नों को ध्यान से याद कर लें, और मैं इतनी आसान ट्रिक से समझाऊंगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप बहुत ही आसानी में और बहुत ही सरल भाषा में एग्जामिनर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि आपने उसने आपसे क्या क्वेश्चन किया है और आपने उसका जो आंसर है वो किस प्रकार रिप्लाई दिया है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये क्या है, व्हीट स्टोन सेतु। क्या बेटा, व्हीट स्टोन सेतु स्टूडेंट, ठीक है। यही चार्ट बिल्कुल आपके चार्ट पर बना होगा, यही डायग्राम आपके चार्ट पेपर पर बना हुआ जिन लोगों ने इस डायग्राम की तैयारी की है स्टूडेंट, ठीक है, यानी चार्ट पेपर पर बनाया। अब इससे रिलेटिव जो वाइवा है, इससे रिलेटिव जो मौखिक प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेटा वाइवा, ठीक है, उसके क्वेश्चनों को मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। देखिए पहली बात, जब ये डायग्राम आपके सामने रखा होगा तो एग्जामिनर का आपसे सवाल आएगा कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है, व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे बताएंगे, देखिए मैंने क्वेश्चन भी लिख करके समझाने का प्रयास किया है। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है स्टूडेंट, देखिए व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, यानी एग्जामिनर आपसे पूछेगा व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा। तो ध्यान समझिए मेरी बात कि व्हीट स्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों का एक संयोग होता है, 4 प्रतिरोधों का एक संयोग होता है, जिसमें 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं, चौथा प्रतिरोध क्या होता है बेटा, अज्ञात होता है। उस अज्ञात प्रतिरोध का मान ही किससे निकला जाता है, व्हीट स्टोन सेतु से निकाला जाता है। आई होप मेरा आंसर समझ में आ रहा होगा। अगर आप एग्जामिनर ने आपसे सवाल किया कि व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, ठीक है, तो आप आंसर देंगे कि व्हीट स्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों का एक संयोग होता है, जिसमें 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं, चौथा प्रतिरोध अज्ञात होता है, ठीक है। और जिसकी सहायता से अर्थात व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से ही उस चौथे प्रतिरोध का मान निकाला जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये उसका आपका पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। और ये सबसे कॉमन सवाल है आपसे, पहला सवाल आपसे ये होगा कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको आंसर बता दिया, और आपको अगर याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर अभी कॉपी पेन लेकर के अभी अगर आप लिख लेंगे तो आप ज़्यादा बेटर रहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो शायद हो सकता है कि आप भूल जाओ 1-2 दिन में अगर आपका वाइवा स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटिव क्या हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हीट स्टोन सेतु में ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोध कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपने डेफिनेशन में बताया व्हीट स्टोन सेतु की ये 4 प्रतिरोधों का एक संयोग होता है, जिसमें 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं और 1 प्रतिरोध अज्ञात होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें बात यह कि इसमें 3 ज्ञात कौन से होते हैं और 1 अज्ञात कौन सा होता है स्टूडेंट, सवाल ये है, बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अधिकांश डायग्राम आपके सामने रखा होगा, आपके सामने भी होगा और एग्जामिनर के सामने भी होगा, तो आपसे वो एग्जामिनर पूछेंगे कि ये 4 प्रतिरोध हैं कौन से, PQRS, ठीक है स्टूडेंट, PQRS, ठीक है। आइए क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इन चारों प्रतिरोधों में कौन से 3 प्रतिरोध ज्ञात हैं और कौन सा 1 प्रतिरोध वो जो अज्ञात है। तो याद रखें स्टूडेंट, आप बताएंगे
क्यू आर यानी 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं और जो चौथा प्रतिरोध एस होता है बेटा क्या होता है, अज्ञात होता है, जिसका मान हम इसी सेतु की सहायता से निकालते हैं। तो याद रखें कि विशिष्ट ईटोन सेतु में पी क्यू आर यानी 3 प्रतिरोध ये ज्ञात होते हैं और जो चौथा प्रतिरोध एस है ये क्या होता है बेटा, अज्ञात होता है। इस बात को आप इस बात का आंसर आप इस प्रकार से देंगे, ठीक है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि इसमें ज्ञात और अज्ञात प्रतिरोध कौन कौन से होते हैं, तो आप आंसर देंगे कि पी क्यू आर ज्ञात प्रतिरोध है जबकि एस क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध होता है, ठीक है सर। आई होप कि आपको मेरी जो बात समझाई गई है आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखिए सेतु के संतुलन होने की शर्त क्या होती है, सेतु के संतुलन होने की शर्त क्या होती है। शर्त को वो कभी कभी सिद्धांत भी बोल देता है, इस बात को याद रखना स्टूडेंट। सेतु के संतुलित होने की यानी बैलेंस होने की क्या शर्त होती है, शर्त को कभी कभी वो ये भी कहता है कि सेतु के संतुलित होने का सिद्धांत क्या होता है, इस बात को याद रखना बेटा, बात समझना। शर्त बोल दे या सिद्धांत बोलते एक ही बात है, ठीक है। अब सेतु के संतुलित होने का क्या सिद्धांत होता है मैं उसको बताता हूँ। देखिए आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये 4 प्रतिरोध हैं पी क्यू आर एस, एक चतुर्भुज आप देख रहे हैं ए बी सी डी यानी 4 प्रतिरोध कौन कौन से, पी क्यू आर एस, एक चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं में क्या है बेटा, व्यवस्थित है, ठीक है स्टूडेंट। अब सेतु के संतुलित होने की शर्त ये होती है स्टूडेंट कि चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, ठीक है, शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जैसे आपने देखा कि ए बी में कौन सा प्रतिरोध है बेटा, पी है, ठीक है, और इसकी संलग्न भुजा कौन सी है, ए बी के साथ कौन सी है, बी सी, इसमें क्या बेटा क्यू है, तो ये इन दोनों का अनुपात हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब ये क्या है, ए डी कोई भुजा है चतुर्भुज की, इसका इसमें प्रतिरोध कौन सा बेटा, आर है, और ये क्या बेटा आपके डी सी, इसमें क्या बेटा एस है, तो ये क्या बेटा इसकी शर्त है और यही इसकी क्या बेटा सिद्धांत है। यानी आप बताएंगे जब आपसे पूछा जाएगा सेतु संतुलित कब माना जाता है, तो सेतु संतुलित उस समय माना जाता है जब चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात ये इसका सिद्धांत है पी अपन क्यू बराबर आर अपन एस। डिस्टेंस इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें, विशिष्ट ईटन सेतु का सिद्धांत या शर्त एक ही बात है और उसका सिद्धांत मैंने आप लोगों को ये बताया डिस्टेंस, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी है डिस्टेंस, ठीक है, आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, सेतु के संतुलित होने की दूसरी शर्त क्या है। एक शर्त तो मैंने आपको बताई, एक शर्त तो मैंने बताई कि चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात से दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि इसके अलावा भी कोई शर्त है, जी हाँ एक शर्त और है, एक शर्त और है। वो शर्त क्या देखिए कि ये जो आप चतुर्भुज देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, यानी सेतु देख रहे हैं, तो आप इसकी बी भुजा देख रहे हैं, एक बिंदु बी है और एक बिंदु क्या डी है, यानी बी डी भुजा जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यानी बिंदु बी पर विभव और बिंदु डी पर विभव क्या होता है बेटा, समान होता है। देखिए मैं लिख करके बताता हूँ कि विशिष्ट ईटन सेतु की दूसरी शर्त ये है, आप कहेंगे अगर वो आपसे पूछें तो बताएंगे कि सर कि बिंदु बी पर विभव और बिंदु डी पर विभव क्या होता है बेटा, समान होता है, ठीक है। यानी कहना चाहने का मतलब ये है कि बी वी बराबर क्या होता है, बी डी के बराबर होता है, तो ये इसकी दूसरी शर्त है। या इसको थोड़ा बढ़ाना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं आप, बी वी माइनस के वी डी, इधर आकर माइनस को जाएगा तो इधर क्या आएगा बेटा 0 रहेगा। या ये कह सकते हैं कि ये जो इसका विकर्ण है ए डी, इसकी भुजाओं के बीच जो विभवांतर होता है वह कितना होता है बेटा, शून्य होता है। यानी शून्य क्यों होता है, क्योंकि जितने वोल्टेज यहाँ पर होंगे उतने ही वोल्टेज बेटा यहाँ पर होंगे। यानी बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी बी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। बी बी का मतलब है बिंदु बी पर विभवांतर, डी का बी डी का मतलब है बिंदु डी पर विभवांतर, और एक दूसरे क्या होते हैं बेटा, ये बराबर होते हैं। तो इसकी दूसरी शर्त याद रखना। तो विशिष्ट ईटन सेतु की बेटा दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त कि चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी पी अपन क्यू बराबर आर अपन एस। दूसरी शर्त क्या है कि ये जो आप विकर्ण देख रहे हैं बेटा बी डी, ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो विकर्ण बी डी आप देख रहे हैं इसकी भुजाओं के बीच विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। या फिर ये कहते हैं कि बिंदु बी पर विभव और बिंदु डी पर विभव भी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। आयोग को समझ में आ रहा होता है, ये इसकी दूसरी शर्त थी। तो याद रखें बेटा, इसको नोट जरूर करते रहें अगर आपको अगर स्पेशल तरीके से देना, और आपके 5 नंबर बिल्कुल भी मिस नहीं होंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कुंज K1 व K2 में किसे पहले ऑन करते हैं। जब इस सेतु को जब हम ऑन करेंगे, अभी आप देख रहे हैं बेटा सेतु क्या ऑफ है, इस बात को नोटिस कर लें। अगर बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्ट बना करके आएंगे, तो अगर आपने कह दिया, आपके एग्जाम में आपसे बोला कि ये जो परिपथ है या ये सेतु इस समय ऑन है कि ऑफ है, तो आप कैसे बताएंगे। और आई होप कि आपने सबने डायग्राम ऐसे ही बनाया होगा। अभी मेरा आपसे ही सवाल है कि वो आपने चार्ट पेपर बना रखा है और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये परिपथ इस समय ऑन है कि ऑफ है,
चलिए मैं ही आपसे पूछता हूँ, कैसे बताएंगे? ठीक है, और जिन लोगों को पता है तो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बताता हूँ। बेटा इस समय जो ये सर्किट है बिल्कुल ऑफ है। क्या है? बिल्कुल ऑफ। ऑफ कैसे? आप ध्यान से देखिए, आप देख रहे होंगे बेटा एक कुंजी ये K1 है, एक कुंजी K2 है। आप देख रहे हैं बेटा यहाँ से एक कुंजी खुली है अभी। क्या है ये? खुली। और जैसे कि आपकी बुकों में भी ये दिखाया गया स्टैंड, तो यहाँ से ये भी खुली है। तो कहने का मतलब ये भी एक खुला परिपथ है। कैसा है बेटा? खुला परिपथ, अर्थात ये परिपथ क्या है? अभी आपका बेटा ऑफ है पूरी तरीके से। ठीक है, अब सवाल है क्या? ठीक है, अब सवाल ये है, तो याद रखें जो आपका डायग्राम बना हुआ है चार्ट पेपर पर, यार कुंजी दोनों खुली होती हैं तो सर्किट की वो कौन सी अवस्था होती है बेटा? ऑफ वाली अवस्था होती है। ऑन कैसे करेंगे? जब इस चटकनी को इससे दबाएंगे, यानी ये जो कुंजी है इनको आपस में टच कराएंगे, तभी सर्किट पूरा होगा स्टैंड। ठीक है, चलिए अब सवाल ये था कि कुंजी K1 व K2 में किसे सबसे पहले ऑन करते हैं? यानी कुंजी एक तो K1 है बेटा, एक बेटा K2 है। ठीक है स्टैंड, तो इसे किससे पहले ऑन करेंगे? इसको यहाँ से ऑन पहले का हो जाएगा, इस सर्किट यहाँ से ऑन पहले होगा। ये सवाल एग्जामिनर का रहेगा आपसे, आपको की जो डायग्राम पे दो कुंजी बनी होंगी K1 और K2। ठीक है स्टैंड, तो एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि K1 और K2 दो कुंजी हैं, बता भी देना कुंजी। K का मतलब क्या? कुंजी से स्टैंड। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेंगे K का क्या मतलब है, K1 क्या है, तो बोले कुंजी है। जैसे घरों में जो चटकनी यूज करते हैं आप लोग लाइट वाली है ना, तो यहाँ पे फिजिक्स क्लास में से कुंजी कहते हैं बेटा कुंजी। तो दो कुंजी लगी है यहाँ पे या दो चटकनी लगी है, तो सबसे पहले किसको ऑन करेंगे बेटा? K1 को ऑन करेंगे। किसको ऑन करेंगे? K1 को ऑन। तो ये आंसर जो था, ये क्वेश्चन था कुंजी K1 व K2 में किसे पहले ऑन करते हैं? तो याद रखें किसको ऑन करते हैं बेटा? K1 को ऑन करते हैं। अब सवाल है आपसे, एग्जामिनर ने ये किया कि K2 को ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर K1 को पहले ऑन न करके K2 को ऑन कर दें, बात को समझना, क्योंकि बेटा एग्जामिनर आते हैं PhD करे होते हैं, पूरे लेक्चरर होते हैं बेहतरीन वाले, उन्हें बिल्कुल बाल की खाल निकालने की आदत होती है। तो याद रखें, अब आपने बताया कि K1 को पहले ऑन करेंगे, उन्होंने आपसे पलट के क्वेश्चन कर दिया कि अगर हम K2 को ऑन पहले कर दें फिर क्या हो जाएगा? बात को समझ रहे हैं मेरी? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये जो आप देख रहे हैं कुंजी K1 की जगह अगर हम K2 को पहले ऑन कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो मैं बताऊँ आप लोगों को स्टैंड कि देखिए K2 को ऑन करने पर क्या स्थिति आ जाएगी, समझे बात को। देखिए अगर हम K2 को पहले ऑन करेंगे, तो आप ये जो देख रहे हैं स्टैंड, ये आप ये G देख रहे हैं, कहीं किसी डायग्राम में G इसके अंदर भी बना हुआ है। इससे आपके डायग्राम में अगर G इसके अंदर बनाने से कन्फ्यूजन हो, डायग्राम आपका बिल्कुल एक्यूरेट सही है स्टैंड। ठीक है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है जो धारा की उपस्थिति को बताता है, इसका काम क्या गैल्वेनोमीटर का? किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताना कि धारा इसके अंदर है या नहीं है, या फिर धारा को मापना। ठीक है, अगर हम कुंजी K2 पहले लगा देंगे तो बेटा ये जो आप सुई देख रहे हैं, यानी सुई का जो संकेतांक है, ठीक है, ये ना इधर झुकी है सुई, ना इधर की ओर झुकी है। ठीक है, यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या है बेटा? यानी धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है। अगर आप कुंजी K2 पहले लगा देंगे, कुंजी K2 पहले लगाएंगे, तो बेटा ये जो सुई है ये अपनी संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगी, अर्थात ये शून्य विक्षेप की स्थिति में नहीं, यानी धारामापी में क्या जाएगा बेटा? विक्षेप आएगा, या सुई इधर को ओर को झुक जाएगी या फिर इस ओर को झुक जाएगी। और जब इस ओर को झुकेगी स्टैंड, तो सेतु संतुलित होते हुए भी हमें ऐसा लगेगा कि जैसे सेतु संतुलित नहीं है स्टैंड। तो यानी समझें कि अगर कुंजी K2 अगर हम पहले लगाएंगे, ठीक है, तो आप उसको एग्जामिनर को आप बताएंगे कुंजी K2 लगाने पर धारामापी में क्या जाएगा बेटा? विक्षेप आ जाएगा। क्या जाएगा? विक्षेप आ जाएगा सर। इस तरीके से आप एग्जाम के सामने बोलेंगे कि कुंजी अगर K2 पहले लगाएंगे तो धारामापी में क्या जाएगा? विक्षेप आ जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा होगा कि सेतु संतुलित होते हुए भी ऐसा लगेगा जैसे सेतु संतुलित नहीं है, अर्थात इसकी शेष दो भुजाओं का अनुपात शेष दो भुजाओं का अनुपात के बराबर नहीं है। लेकिन ये घटना कब होती है? जब K2 को पहले ऑन कर देंगे। तो हमेशा याद रखें K1 को पहले ऑन करेंगे, K2 को बाद में ऑन करते हैं स्टैंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए, K2 को पहले ऑन करने पर सेतु पर क्या प्रभाव पड़ता है? मैंने आपको बताया अगर हम K2 को पहले ऑन कर देंगे तो होगा क्या कि धारामापी का जो संकेतांक है ये शून्य विक्षेप नहीं दिखाएगा, अर्थात ये शून्य, इसकी जो संतुलन की अवस्था है वो अपनी स्थिति से डिसबैलेंस हो जाएगी, अर्थात ये अपनी स्थिति से क्या हो जाएगा? थोड़ा विक्षेपित हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो कि हमें करना नहीं होता। ठीक है, तो याद रखें, तो पहले हम K1 को ऑन करेंगे, उसके बाद ही K2 को ऑन करते हैं स्टैंड। ठीक है, K2 को ऑन करने पर धारामापी में विक्षेप आ जाएगा, जिसके साथ सेतु संतुलित होने पर भी हमें ऐसा लगता है जैसे सेतु संतुलित नहीं है स्टैंड। ठीक है, चलिए अच्छा, अगला सवाल क्या? सेतु की सुग्राह्यता कब अधिकतम होती है ना? उसने ये कहा कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि सेतु की सुग्राह्यता कब अधिकतम होती है। सेतु की सुग्राह्यता कब? सुग्राह्यता का मतलब होता है बेटा शुद्धता की माप, यानी सेतु शुद्ध मान कब देता है, सेतु शुद्ध मान कब देता है, इसकी अगर बात करें स्टूडेंट। ठीक है, तो उसके लिए आंसर ये है कि बेटा
सेतु की सुग्राह्यता तब अधिकतम होती है जब ये चारों प्रतिरोध P, Q, R, S समान कोटि के होने चाहिए। अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछा कि सेतु की सुग्राह्यता कब अधिकतम होती है, कब मैक्सिमम होती है, कब ये ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम शुद्ध माप देता है, तो आप बताएंगे कि सर सेतु शुद्ध माप या सेतु की सुग्राह्यता तब अधिकतम होती है जब चारों प्रतिरोध लगभग समान कोटि के होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो ये इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतुलन की अवस्था में धारामापी तथा बैटरी की स्थिति परस्पर आपस में बदल देने पर संतुलन की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि आप देख रहे हैं ये धारामापी है और ये आप बैटरी देख रहे हैं, इसमें धारामापी और बैटरी की बात आई है। क्वेश्चन ये था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। संतुलन की अवस्था मैंने अभी आप लोगों को बताई थी क्या होती है। वेरी गुड, आपने सही बताया, P/Q बराबर R/S, ये संतुलन की अवस्था क्या होती है बेटा, अवस्था होती है। तो इस स्थिति में इस बैटरी और धारामापी को आपस में चेंज कर दें, यानी इस बैटरी को कहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, और धारामापी को कहाँ लगा दें बेटा, यहाँ लगा दें। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल आपका एग्जाम का रहने वाला है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि सेतु के संतुलन की अवस्था में यदि बैटरी को कहाँ लगा दें, धारामापी की जगह लगा दें, और धारामापी को कहाँ लगा दें, बैटरी की जगह लगा दें, तो सेतु की संतुलन अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो याद रखें कि जब धारामापी और बैटरी को आपस में चेंज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो सेतु की संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, बहुत खास बात है कि जब सेतु संतुलित होता है तो उस क्षण अगर बैटरी को हम धारामापी की जगह लगाएं और धारामापी को बैटरी की जगह लगाएं तो संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप सीधे बताएंगे सर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी स्थिति में होता क्या है रियल, मैं आपको बताता हूँ क्यों प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि इस स्थिति में कि ये जो भुजा BD है, ये जो भुजा BD है, वो भुजा जो तुम्हारी क्या है, AC है। क्या है बेटा, AC। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाती है ये, देखिए यहाँ पे एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ऐसे बनेगा, है ना। तो ये क्या हो जाती है बेटा, संयुग्मी भुजाएं हो जाती है। क्या होती है बेटा, ये संयुग्मी भुजाएं। आयोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक विकर्ण यहाँ से भी तो आएगा कि नहीं आएगा, जो मैंने यहाँ पे नीचे करके दिखाया है स्टूडेंट। ठीक है, आयोग को समझ में आ रहा होगा। एक विकर्ण ये है, उसका यहाँ का जो विकर्ण बेटा वो क्या है, ये वाला विकर्ण है। ध्यान से समझें, अधिकांश बच्चे गलती कर जाते हैं, सर यहाँ पे तो भुजा है ही नहीं। भुजा है बेटा, यही जो भुजा होगा इसके अंदर की भुजा है। ठीक है, तो जब हम बैटरी और धारामापी को आपस में एक्सचेंज करेंगे, परस्पर बदल देंगे डिस्टेंस, ठीक है, तो सेतु की संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को याद रखें। होता क्या है कि इसकी जो भुजा AC है, यानी ये वाली भुजा, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे AC, और ये BD क्या हो जाती है बेटा, संयुग्मी भुजाएं हो जाती हैं। ये आपका आंसर रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जाता है व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग कहाँ किया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि आपने व्हीटस्टोन सेतु बनाया, डायग्राम का बना रखा है, तो आपसे पूछा कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये भी हो सकता है। तो याद रखें बेटा, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग 2 परिपथों में किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग 2 परिपथों में किया जाता है। नंबर 1 है मीटर सेतु, मैं लिख देता हूँ, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग 2 परिपथों में किया जाता है। नंबर 1, बात को समझ लें, बहुत ध्यान से समझें, नंबर 1 है मीटर सेतु। क्या है, मीटर सेतु। और दूसरा है बेटा पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, नीचे लिख देता हूं मैं। तो ये वो परिपथ हैं बेटा जिसमें व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये 2 ऐसे परिपथ हैं, मीटर सेतु और पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ऐसे परिपथ हैं जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आयोग को समझ में आ रहा होगा। याद रखें कि व्हीटस्टोन सेतु का जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ जाता है, मीटर सेतु में किया जाता है और पोस्ट ऑफिस बॉक्स में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी दोनों सर्किट ये ऐसे हैं कि ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आयोग को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब याद रखें कि आप सोच रहे होंगे कि सर मीटर सेतु का तो नाम बहुत सुना, लेकिन पोस्ट ऑफिस बॉक्स का नाम नहीं सुना, क्योंकि बेटा ये अपने सिलेबस में अब नहीं है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको बेटा पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, जिसमें एक किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जाता है।
मीटर सेतु के लिए बाइबल में थोड़ा बता देता हूँ कि मीटर सेतु को मीटर सेतु ही क्यों कहते हैं। मीटर सेतु जो सर्किट है उसको मीटर सेतु ही क्यों कहते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने मीटर सेतु बनाया उसके लिए बता रहा हूँ। तो बेटा इसमें एक लकड़ी का पैमाना होता है, 1 मीटर पैमाना, लकड़ी का एक लंबा पैमाना होता है, ठीक है। जिस पर आपने देखा होगा स्केल 1, 2, 3 मिलीमीटर सेंटीमीटर लिखे होते हैं, वो सेम बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ होता है। और उस पर एक क्या होता है बेटा, मैग्नीज धातु का तार उसके सिरों के बीच बंधा हुआ होता है। तो उस बेस पर उस बेस के आधार पर क्या कहते हैं, उसको मीटर सेतु कहा जाता है, ठीक है। जैसे अभी मेरे हाथ में टेस्टर देख रहे हैं तो इसमें एक लकड़ी का पैमाना लगा होता है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप के निशान लगे होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में और पैमाना कितना होता है, लगभग 1 ही मीटर का पैमाना होता है, इसलिए उसके नाम पर उसको हम मीटर सेतु कहते हैं। याद रखें मीटर सेतु हम किसका प्रयोग करते हैं, कौन तार का, उसका नाम रखें कॉन्स्टेंटन धातु या फिर मैग्नीज धातु, ठीक है स्टूडेंट। इसको भी याद रखना जरूरी होता है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, तो स्टूडेंट अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक की अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसी प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।